देखिए ना, जब वजीर आजम मांग रहा होगा, मांगना पूरा आपका ट्रेडमार्क, दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका, और लोग बेजार हो चुके हैं इससे। तो सर ये एक एक करके, ये दहशतगर्दी से मुझे याद आया, ये एक एक करके हमारे जो लोग हैं, बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जिन जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है, लश्कर तैयबा का। आखिर ये हाँ, कौन कर रहा होगा? आरजू दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार देते हैं। देखें आप, उसकी वो पहले जो थी वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर दुबई सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। देखे ना, जो बुरा करेगा, दहशतगर्दी इस तरह के बेदोशों लोगों को मारेगा जाके, उसको जाहिर है उसका फिर कहते हैं वो जिस तरह कहा जाता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर वो ये तो बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है, अच्छाई तो नहीं होती ना। मेरा तो सोच यही कहती, मुझे तो तालीम ने और मेरा जो मजहब समझता हूं उसमें यही बताया गया है कि बुरा करोगे बुरे का रिजल्ट बुरा आ जाएगा। और बिलखसूस किसी भी इंसानियत को, मैं तो ये कहता हूं किसी जानवर को भी नहीं तकलीफ देनी चाहिए। किसी इंसान को तकलीफ देना, बुरा सोचना, बुरा करना, जो मैं समझता हूं कि दो वाकयात मैं जिंदगी में नहीं भूल सका आरजू। मैं अपने 1 सितंबर 11 हुआ था पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, और दूसरा मुंबई अटैक्स जो थे, मैं दोनों को नहीं बर्दाश्त कर सका था। मैं दोनों दफा रोया था देख के उनको, दोनों दफा बड़ा ज़ारो कतार रोया था। इनोसेंट लोग जो थे ट्रेन स्टेशनों पे मुंबई में मारे गए, और इस तरह, और बगैर उनका ना तुम जानते हो, ना उनका कोई दोष है ना कुछ है। बिल्कुल इसी तरह सितंबर 11 में था, मेरे लिए खासकर एक वाकया था कि जब लोग आखिरी कालें अपने प्यारों को कर रहे थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, कि ये मेरी आखिरी काल है, अब मैं इसके बाद, फिर वो छलांगे लगा देते थे कई जो थे। तो मैंने उस वक्त एक मीटिंग से निकला, तो मैं एक साइड पे जा गाड़ी रोकी, तो मैं खड़ा करके तकरीबन 2 घंटे रोता रहा था, क्योंकि इसी तरह मुंबई में इस चीज को सीरियसली कंडेम करता हूं हमेशा, कि सिविलियंस को कभी इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो ये करेगा, मैं समझता हूँ इंसानियत की बदतरीन मिसाल। मगर सर उसमें तो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, और उसका सबूत भी मिल गया था, इंडिया ने दिया भी था। और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक तकरीर में इस बात को माना है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लोगों का कैसे दिल चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बात करें, जो बार बार अटैक किए, उनके लोगों की जाने ली, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम लोग इतने बेहिस हो गए नहीं कि हमें कोई एहसास ही नहीं होता। दुख, और दुख है उस पर, लेकिन आरजू, मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे पूछें, कि अब वो आइस जो है, बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। मैं खुद ये देखता हूं कि मेरी सोच रखने वाले इस तरह के लोग जो भारत के साथ दरवाजे खोलना चाहते हैं बात करना, देर आर पीपल, मैं बता रहा हूं, स्लोली ग्रेजुअली होगा, ऐसा होगा कि लोग समझेंगे। अब लोग जो हैं, जो खैर मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं, कि जो लोग मेरे हम ख्याल तो बहुत थे जो इस चीज पे नहीं एग्री करते बिल्कुल ही भी। वो यही कहते हैं कि हम बहन भाई हैं, इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं। बल्कि हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है। हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो उसमें हमारे सो मेनी सिमिलैरिटीज, सोचे एक है, कपड़े एक है, मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ कभी आज तक। मैंने अमेरिका में आके मेरी ज्यादातर जो है आंखें खुली ये है, जब मैंने देखा है गुरुद्वारों में, मंदिरों में, चर्चों में जाके मैंने देखा है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। तो ये अब यही सोच पाकिस्तान में भी कुछ लोगों में आ रही है कि रिलीजन इज माई पर्सनल मैटर। खुदा के साथ मेरे रिलेशनशिप है, उसको मेरे तक ही रहना चाहिए। मगर सर ये जो अटैक होते हैं भारत में, ये आम आदमी तो नहीं करता ना, ये तो एजेंसीज और ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त मैं देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चीजें हो रही हैं। मैं जब देखता, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मैं ओवरऑल चीजें पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ चीजों को देखता हूँ। बर्मा के अंदर जो है इस वक्त, म्यांमार के अंदर हालात खराब है, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स जो इंडिया के साथ हैं उनकी, जिस तरह मणिपुर और दूसरे वो जो स्टेटें हैं वहां पे उसके असर पड़ेंगे, वहां से भी इश्यूज बन रहे हैं। मणिपुर में भी हालात खराब थे। तो लेकिन ये आरजू, इसके पीछे एक चीज जो कॉमन चीज देखी जाती है, तालीम का फुकदान, तालीम ना होना, ये सबसे पहले। और जहां तालीम नहीं होती वहां रिलीजन का चूरन बड़ा अच्छा बिकता है, लोग फिर वहां बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। और यही हो रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो जहां भारत के आसपास जो चीजें अच्छा, चाइना इंटरफेयर करता है, चाइना पैसे लगाता है वहां पे, बर्मा में भी लगा रहा है, नेपाल में भी लगा रहा है।
चाइना देखे अगले दिन आपका जो इलेक्शन हुआ है वहां पे, मॉरिशस नहीं, मालदीव के अंदर, वहां पे पार्टियां दोनों थी, एक प्रो इंडिया थी और एक प्रो चाइना थी। तो चाइना जिस तरीके से पैसा लगा के कंटेन करता है, गोज आफ्टर इंडिया, वो भी देखने वाला है, क्योंकि वो भी वो कहते हैं ना कि ही इज पावर हंग्री एट द सेम टाइम। तो वो उसमें कई चीजें आ रही हैं जो कि मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह वहां मैंने अर्ज किया कि जहां एजुकेशन नहीं होती वहां फिर लोग रिलीजन की आड़ में बड़ा कुछ करते हैं। ज्यादती है, यही ज्यादती। और मेरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, तालीम नहीं है और हमारी रूलिंग एलीट इंटेंशनली तालीम से दूर रख रही है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को। और उसके ऊपर दिस इज हाउ दे रूल, दिस इज हाउ, देखे ना किस तरीके से नया पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, वुमनाइजर, प्ले बॉय, आज वो मुर्शिद है, आज वो मजहबी पेशवा है, आज वो मजहब को बेच रहा है। मगर सर हमास के लोग जो है, यानी हमास के जो लीडर हैं, उनके पास से भी सुना है, उनकी भी रिपोर्ट आई है कि बहुत पैसा है उनके पास भी, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके अकाउंट्स में भी पाए गए। तो इसी वजह से कोई ना कोई फंड कर रहा है जो वो इस जंग को जो है खत्म करने पे नहीं आ रहे हैं और लोगों को बहुत परेशान, खासतौर पे इजराइल की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए दुनिया को। ये परसों ब्रेक हुई यहाँ पे न्यूज, आरजू अमेरिका के अंदर फॉक्स ने की है। मैंने उसमें मेरा जो ख्याल है, या तो हमास के लोगों को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर 2-4 बिलियन मजीद बनाए उनसे, अगर झूठी खबर है तो यहां से, और अगर ये सच्ची खबर है तो एक्सप्लेन करें भाई आपने ये पैसे कहां से लिए। 11 बिलियन डॉलर जी। 3 लीडर हैं उनके, टॉप 2 लीडर जो अभी आजकल हमास के हेड हैं, 4 बिलियन उनका नेटवर्थ है, जो पिछले थे 4 बिलियन उनका है, और उससे पीछे जो मूसा साहब है उनके भी 3 बिलियन के एसेट्स हैं। और फिर उनके पास 100 मिलियन तो इनको ईरान देता है हर साल, 150 मिलियन डॉलर ये यूएई और कतर देता है। तो अपने प्राइवेट जहाज हैं, लोग मैंने बताया ना, ये अब आगे देखिएगा इस जंग से क्या हो रहा है। आरजू, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि अब जो जंगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरा एक पांसी स्कीम बन चुकी है। यूक्रेन जिस तरह बता रहे, करप्ट तरीन कौम है, करप्ट तरीन कौम, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। अमेरिकनों को पता था कि पैसा बन रहा है, क्योंकि अमेरिकन खुद बना रहे हैं इसमें से पैसा। हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी करप्ट तरीन है, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, अभी भी बना रहे हैं। अब इस जंग से पैसे बनाएंगे अमेरिकन, सबसे पहले अमेरिकन पैसे बनाएंगे। दूसरे पैसे कौन बनाएंगे? मिस्री, इजिप्शियन बनाएंगे। फतह सीसी करप्ट आर्मी जर्नैल है, वो पैसा बनाएगा। फिर फलस्तीनी पैसा बनाएंगे, हमास वाले, फिर जॉर्डेनियन पैसा बनाएंगे। तो ये कारोबार है, जंग भी कारोबार है। अफसोस के साथ मैं कहूंगा ये इन लोगों और तालीम की कमी है। और ज्यादातर मैं बता रहा हूं बात, हमेशा उन कौमों को बेवकूफ बनाएंगे जहां तालीम की कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या किया जा सकता है इनका, सिवाय इसके कि इन लोगों को शायद कोई समझाए हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान में कहें तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की साइड से क्या टेंशन है। और अब वहां के स्पोक्स पर्सन जो है तालिबान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखें, एक तो कई चीजें खबरों में नहीं आ रही हैं। चित्राल वाली साइड पे मुसलसल वहां पे अटैक कर रहे हैं वो, चित्राल वाली साइड से। और दूसरा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिनकी आप बात कर रही हैं, जो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? 5 मिलियन लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, अगर हम उनको निकालें तो फिर भी आप नाराज होते हैं। जहां के 5 मिलियन सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं और हमारी एजेंसियों के पास रिपोर्टें हैं कि जब भी अटैक होता है यहां से ये लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इतने अरसे से वो यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान की इकानमी पे एक बोझ है। चाहे ये अलग बात है कि हमने भी पैसे उसमें बनाए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डॉलर, क्योंकि डॉलर वालर भी तो आते हैं, लेकिन उसमें ये उनका कहना ये ज्यादती है। और लेकिन ये कि चित्राल में जंग हो रही है जिसमें हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब दुआ करें बेहतर हो। मैं समझता हूँ इस वक्त यहाँ अमेरिका के अंदर जो चीजें, कुछ मैं बात बिलखसूस करना चाह रहा था भारत और अमेरिका के हवाले से। इस वक्त अमेरिकन जो है टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन, वो 2+2 की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो मौजूद है वहां पे। और उसके बाद गाजा इज टेकिंग न्यू टर्न। और अमेरिकन जो एसेट्स हैं इन इराक और सीरिया, उन पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं और बड़ी सख्त कई अमेरिकन सोल्जर जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और जो सबसे इस वक्त खतरनाक बात है, लग ये रहा है कि ये जो जंग है इस वक्त गाजा की, ये स्पिल ओवर करेगी ईरान, इराक और यमन के अंदर।
और ईरान ने भी इसको भी थ्रेट भी किया है। ओआईसी की मीटिंग संडे से होने वाली है, जिसका कोई खातर खा कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की एक मार्केटिंग कैंपेन है। ओआईसी जो सऊदी अरेबिया चाहेगा वही होगा। और अफसोस के साथ है कि हमास ने ये ड्रामा शुरू करके जंग का, अब वो 2 मिलियन लोगों का कोई उनका वाली वारस नहीं है, बेयारो मददगार वो फिर रहे हैं। कल से इजराइल ने कहा है कि 4-4 घंटे का पास हम देंगे इन लोगों को नॉर्थ से साउथ ले जाने के लिए, और लेकिन उसी एरिया में सिर्फ हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे जहां से वो गुजर रहे होंगे। कल अल शिफा जो शिफा हॉस्पिटल है उस पर भी अटैक हुआ है। इसके बारे में इजराइल ने एक बड़ी मुस्तरद तरीके से उन्होंने कैंपेन एक जारी कर रखी है कि इसके नीचे हमास ने टनल्स बनाई हैं हॉस्पिटल में, और इसके नीचे हमास जो है दे हैव अ बिग ऑपरेशन अंडर दैट हॉस्पिटल। लेकिन जो अब भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ आए, तो जो इस वक्त ये मैं 2+2 की जो पिछली मीटिंग थी वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, और डॉक्टर जयशंकर और राजनाथ साहब यहाँ फ्लाई करके आए थे और उन्होंने यहाँ मीटिंग की थी। लेकिन इस दफा इट वाज इंडिया की टर्न थी और वो इंडिया गए हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, और आपको पता ही है वहां पे फाइटर जहाज बनेंगे, सबमरीन्स बनेंगी, उसमें टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल डिस्कस किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी एक बात भारत के लिए है वो 297 उसको इंडस एक्स उसको कहा जाता है, जो इनका आपस में कोऑपरेशन एक जो प्लेटफॉर्म है। 297 स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको वो आगे डिफेंस में आगे आएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि डिफेंस के साथ और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के साथ दे विल बी टचिंग द न्यू हाइट्स और इकोनॉमिकली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ जिस तरह कि मैं हमेशा आरजू आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ शौक नहीं होता पाकिस्तान की कोई बुरी बात बताना या करना, लेकिन दुख वाली बात है वहां से कोई अच्छी खबर आए तो उसको बताया जाए। करें क्या? अब रिसेंट एक जो बात आज की खबर चल रही है कि पासपोर्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, पासपोर्ट प्रिंट होना बंद हो चुका है। लेमिनेशन जो पेपर होता है वो आरजू बनता है फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। दूसरी दफा ये बंद हुआ है, दूसरी दफा। बिल्कुल। और इस वक्त लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजे जो वर्क काम के वीजों पे जा रहे हैं, सब कुछ हॉल्ट हो चुका है। जो मैं समझता हूं कि ज्यादती है। और दूसरा आईएमएफ के साथ जो डील इनकी चल रही थी 72 मिलियन की, वो फाइनलाइज हो चुकी है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करेंगे लेकिन वो आ जाएगी। लेकिन उसमें से $72 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। वो सब के सब हो सकता है कि अमेरिका से निकलें, आईएमएफ के ऑफिस से निकलें तो यहीं रुक जाएं कुछ, और कुछ लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं। हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके आपको पता खर्चे डॉलरों पाउंडों में है, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पहुंचते तो जो हालात इस वक्त बुरे पाकिस्तान के, जब पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर भी मौजूद नहीं है, तो जो पिछले $बिलियंस गए थे आईएमएफ के, जाहिर है वो नहीं पहुंचे पाकिस्तान में, वो कहीं यहीं रुक गए ना। तो ये उसके ऊपर अब क्या किया जाए, क्योंकि चलाने वाले कुछ समझ ही नहीं आ रही पाकिस्तान को चला कौन रहा है और चलाने का तरीकाकार क्या है या उनका इरादा क्या है कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जाएं। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का पेपर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका पोर्टफोलियो ही नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाए, वो अपने एक अगले दौरे के लिए तैयार है। बिल्कुल सर उन्हीं की मैं बात करने लगी थी कि मुझे एक जानने वाले मिले जो काकड़ साहब के भी जान पहचान के, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा बस तुम्हारा नाम है प्राइम मिनिस्टर, तुम बस मजे करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, यही काम है तुम्हारा। बिल्कुल ठीक, मैं कहता हूं ठीक है। और भाई लेकिन उसको जहाज ना पकड़ा दें, एक बैंकरप्ट कंट्री का जहाज पकड़ा देते हैं, साथ 20 लोगों को 30 लोगों को लेकर वो दुनिया की ट्रिप पे निकले हुए। एक चक्कर तो पूरा लगा चुके हैं पूरी दुनिया का। वो अब देखे ना, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन से खत्म उन्होंने इंटरनेशनल दौरा किया है, चाइना में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते फिर निकल रहे हैं यहां से वो, जिनका मकसद इलेक्शन कराना है केयर टेकर गवर्नमेंट का। बल्कि अगले दिन आपके चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि अगर इलेक्शन कमीशन मौजूद है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की क्या सेंस बनती है भाई? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना, केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो नहीं कराना ना। वो जाके दौरे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों से साइन भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, लेकिन उनकी क्या वैल्यू क्या है जब आप इलेक्टेड नहीं है, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है।
लोग आपको किस मुंह से मिलते होंगे, क्या बात आपसे करते होंगे? पता हो कि आप ना आप इलेक्टेड भी नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही घड़े में से नाम निकाल के आपको बना दिया है, और आप पता नहीं आपके कितने हफ्ते बाकी रह चुके हैं आपकी जॉब के, लेकिन आप इंटरनेशनल दौरों पे। लेकिन देखें, मैं इनको ब्लेम नहीं करता। जिस तरह कल परसों कुछ सीनियर आपके लोग जो बड़े काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अब पूरे पूरे अपने शो किए, ब्लॉग किए फरागोगी के ऊपर, और साथ लेकिन बॉस ये था आरजू कि ये लोग पहले कहां थे जब ये लूट मार हो रही थी। ये जब चले जाते हैं तो फिर उसके बाद ये चीखना शुरू कर देते हैं वो इतने अरब। अब उसके ऊपर एलिगेशन लगाई 14 अरब रुपए की उसके एसेट्स उसने बनाए 3 साल में। भाई जब बना रही थी तो उस वक्त सर उस वक्त तो ये डिक्टेशन लेते हैं ना, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ये भी तो आखिर डिक्टेशन लेकर ही चलने वाला मीडिया है। पहले ये ऐसी कोई बात नहीं करते, अब ये हर उस आदमी को, हर उसको पकड़ रहे हैं जिसका भी थोड़ा सा ताल्लुक इमरान खान से निकल आता है। आप जनरल फैज का देख लीजिए, उनका भी केस अब खुला है जब वो चले गए खा पी कर। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और भी बात बता रहा हूं। मैंने जब मैं बल्कि एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई जो बड़ा वेरी सीनियर, उन्होंने कहा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कई लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। वे फाइलें बनाई जाती हैं, कालें बनाई जाती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को रिपोर्टों में से बचाया जाता है क्योंकि वो वादा माफ गवाह। ये किस तरीके से ये एहतसाब हो रहा है, किस तरीके से कंट्री फॉरवर्ड जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है ये। इलेक्शन होने से पहले आपने इलेक्शन के रिजल्ट भी निकाल दिए, फिर उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या है? और इस वक्त आप फिर दोबारा आप पैसे एक्सपेक्ट, आपका गैप आ चुका है, इकोनॉमिक गैप है। आपको पता नहीं 6.7 या 6.9 बिलियन आपका गैप है, और उसको आप पूरा करने के लिए फिर आप सऊदी अरेबिया से पैसे मांगना चाहते हैं, आप यूएई से पैसे मांगना चाहते हैं, आईएमएफ से 72 मिलियन आ चुका है, आप एशियन डेवलपमेंट की मिन्नतें करना चाहते हैं, आप इस्लामिक बैंक से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को चलाना किस तरह है, ये नहीं आप कर रहे। सर डॉलर रेट भी बढ़ना शुरू हो गया है दोबारा। आरजू कोई प्लान नहीं है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, बच्चों को पढ़ाना किस तरह है, किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने कैचअप करना है, किस तरीके से। अब आपने 2 चीजें कर दी हैं, इंग्लिश और मैथ को तो ताला लगा दिया ना आपने बिल्कुल, और आप कहते हैं कि जिहाद हमारी प्रोडक्ट है, जिहाद के ऊपर ही हमने सारा कुछ करना। यार जिहाद के साथ आप चांद पे किस तरह पहुंचोगे? जिहाद के साथ मुझे ये बताओ रोटियां किस तरह पकाओगे? सर अब तो एयर टैक्सी शुरू करने जा रहा है भारत। हाँ जी, एयर टैक्सी भारत अब शुरू करने जा रहा है कि मतलब जो डिस्टेंस 90 मिनट्स में है वो 7 मिनट में पहुंचा देगी वो टैक्सी। वो तो जब वो 2035 में अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, वो तो उन्होंने तो अपना आदित्य 1 भेज दिया सूरज के ऊपर। वो तो हम अब उनके साथ कंपेयर अपने आप को करना भी जो है वो मैं कहता हूं पाकिस्तान की बेइज्जती है। मगर सर शाहिद आफरीदी तो बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है और जब तक मोदी साहब रहेंगे कुछ नहीं होना। वो कह रहे हैं पहले वाली बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं उनसे। तो कोई जो मैच बेच के आप थोड़े पैसे बना रहे हैं, आपको की जरूरत क्या है मोदी जी की? देख रहे हैं वो तो मोदी, और अब मोदी जी आपके लिए क्यों करेंगे भाई? वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके लिए क्यों करेंगे? आपके जो रहनुमा थे, जो मुर्शिद साहब थे, आप तो उनसे पूछना था ना। अब मुझे किसी ने ये मैं कल जिनसे बात कर रहा था वो कह रहे थे कि बुजदार साहब जो चीफ मिनिस्टर उनके थे 25-25 हजार कांस्टेबल से लेते थे ट्रांसफर के, और 200-250 कांस्टेबल की पर डे ट्रांसफर की जाती थी 25-25 हजार रुपया लेके। ये चीफ मिनिस्टर है। तो या तो फिर उनसे पूछे भाई वो किधर गए हैं, क्या हुआ है, रियासत मदीना किधर तक पहुंची है, कितनी ईंटें लगाई हैं, कितनी बची हैं अभी तक। लेकिन ये क्या वजह क्या है, मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी अभी तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी को मौजूद नहीं है। आरजू ये किस तरह गुजारा करेंगे आप? पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है ना, बाहर से मोदी जी क्यों आगे बचाएंगे, अमेरिकन क्यों बचाएंगे आपको चाइनीज क्यों बचाएंगे? वो तो अपने मकसद के लिए, उनके तो अपने मकासद हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट है, चाइनीज इंटरेस्ट है, वो तो उसके बगैर नहीं चलते। चाइनीज तो बल्कि आप जो कर्जा देते हैं आपके गुर्दे भी लिखवा लेते हैं वो साथ, वो तो एक पैसा नहीं देते। श्रीलंका की हालत देख लें आप, क्या की उन्होंने। अब आपकी बारी है नेक्स्ट, बल्कि आप आ चुके हैं आपके हालात। आपने पिज्जे किस तरह बनाए थे? आपने फ्री थोड़ी बनाए थे,
वो तो भाई आपने उनको भी इतना चूना लगाया, चाइनीज को परेशान है बेचारे, वो तो कई दफा तो वैसे ही बंद कर चुके हैं, वो उनको तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। उनका आपका बॉर्डर उनके साथ ना मिलता हो, आपके साथ भारत की दुश्मनी ना हो, तो आपको पूछे वो आपको सर भारत की दुश्मनी भी हमने खुद पाल के रखी है, उनको तो टाइम ही नहीं कि वो हमारी तरफ देखें। सर बिल्कुल ये कारोबार है। हम भारत की दुश्मनी ले जाके उनके सामने रख के बेचते हैं, उनको कहते हैं देखो ये हिंदू है, ये मार देंगे, यार इधर आओ। वे दुश्मनी बेचते हैं, हम अब बेच रहे हैं, मुसलसल बेच रहे हैं। एक साइड से अफगानिस्तान आप बेच रहे हैं, अमेरिका के सामने बेचते रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की दुश्मनी आप चाइना को बेच रहे हैं मुसलसल। सर पाकिस्तान ये भी तो कह रहा है कि वो यूएस और चाइना में दोस्ती करवा सकता है, जो टेंशन है, तो फिर ये आपस में हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं बात कर सकते, अगर ये यूएस और चाइना की बात करवा सकते हैं। और ये खुद एक टेबल पे ऊपर सारे सियासतदान नहीं बिठा सकते, ये दूसरे मुल्कों को किस तरह बिठाएंगे। ये पहले एक दफा थे मुर्शद ने कह दिया था कि मैं फलां ईरान की पता नहीं किसके साथ सुलह करा, और यार अपनी तो सुलह कर लो पहले। कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि सुलेमानी का जो मैंने सुलेमानी को मारा था, तो ये हफ्ता घर बैठ के सेलिब्रेट करते रहे हैं रियासत मदीना के जो ठेकेदार थे। अब पता नहीं उसका जवाब नहीं दे रहे, अब उसका जवाब देना, क्योंकि ईरान का वो लीडर था, ईरान ने तो बहुत उसके ऊपर, उसका बहुत बड़ा जनाजा था ईरान के अंदर, और खुद आप कहते हैं कि आप, मेरा मकसद जिस तरह मदीना जाते तो आप जूते तक नहीं पहनते। अब जवाब दे लोगों को। आप फिर कहते हैं मेरी गवर्नमेंट इन्होंने हटाई थी, आप उनके मर्डर के ऊपर एक हफ्ता सेलिब्रेट करते रहे बैठ के। लेकिन उसमें आरजू दुख वाली बात यह है, जब भी आसपास हम देखता हूं, हर कंट्री ही आगे जा रहा है, हर कंट्री ही आगे जा रहा है। जा नहीं रहा तो पाकिस्तान जा नहीं रहा आगे, जिसका मैं क्या आपको बताऊं, अफसोस है, दुख है। रोजाना कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है ऐसा जो पिछले स्कैंडल को पीछे छोड़ देता है, और कान और आंखें तरस गई हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नजर आए। सर यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से, जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है, उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे, उम्रे के वीजे पे जा रहे हैं वहां पे।